हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दस्तियाइज की क्विक बुक जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 33 जो कि है सौर विकिरण ऊष्मा बजट एवं तापमान। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस देख लेते हैं सिलेबस जो हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 18 से विश्व का भूगोल स्टार्ट हुआ है, इससे ऊपर सारा भारत का भूगोल था। तो चैप्टर नंबर 18, 19, 20 करते करते हम लोग एक बार आप बस एक नज़र डाल लीजिए कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 33, 31, 32 हो चुका है। 33 अभी हम करने जा रहे हैं जो कि है सौर विक्रम विकिरण ऊष्मा बजट एवं तापमान। ठीक है। तो आगे का भी देख लेते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या बचा है। तो 37, 38 उसके बाद गई यहाँ पे 39 तक। 40 में देखिए क्या लिखा है, प्रादेशिक भूगोल। इसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सारे, ये ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हैं सारे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। थोड़ा बड़ा है, दो इसमें पार्ट में कंप्लीट होगी ये। ठीक है, क्योंकि छोटा नहीं है चैप्टर, काफी बड़ा है। तो देखिए जो इसमें पहला है, शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा पेन थिकनेस को एडजस्ट किया जाए, कलर ले लिया जाए, रेड कलर। चलिए तो यहाँ पे लिखा है, देखिए सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट यानी कि हीट बजट एंड तापमान यानी टेम्परेचर। चलिए अब जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा कहाँ से मिली है? सूर्य से। किंतु इसे हम बहुत ही कम मात्रा में, मतलब नगण्य मात्रा में क्या हो, अंतरजात बलों द्वारा तथा पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न ज्वारीय ऊर्जा के भी रूप में भी ऊर्जा की प्राप्ति होती। देखिए क्या कह रहा है ये। इसने कहा कि, फिर से देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए स्रोत हो गया सूर्य। ठीक है। दूसरा इसने कहा कि हम बहुत ही कम मात्रा में अंतर्जात बलों द्वारा या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य जो आकर्षण बल होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा आती है। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिल रही है। किससे? सूर्य से। ठीक है। हम पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा का यूज नहीं कर पाते। पृथ्वी के जैव मंडल रूपी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सब की क्रियाशीलता एवं स्थायित्व को बनाए रखने में सौर विकिरण यानी कि जो सोलर रेडिएशन है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। पृथ्वी लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ऊष्मा की प्राप्ति और दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में ऊष्मा का क्या करती है, निष्कासन करती है। मतलब ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, तरंगे आ रही है, वो कैसी होती है, लघु तरंग सौर विकिरण। राइट। तो हम पृथ्वी को प्राप्त हो रही है इस तरह से। अब इससे टकरा के वापस भी जाती है। अगर वापस नहीं जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो वापस जाने वाली तरंगे हैं वो है आपकी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। ये तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। इस तरह से तरंगे चली जाती हैं। यदि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा निष्कासित ऊष्मा में एक प्रकार का क्या होता है, संतुलन स्थापित रहता है। मतलब अगर 100% ऊष्मा आ रही है तो वही वापस भी जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे संतुलन बना हुआ है कि आ रही है और जा भी रही है, जिससे सतह के तापमान में भी क्या होता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है। किंतु ये परिकल्पना मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण को ध्यान में रखकर की गई है। मतलब इसने कहा कि ये हम तब कह रहे हैं कि जितनी कुछ जो ऊर्जा आ रही है वो वापस चली जा रही है। ठीक है। तो टेम्परेचर में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ मानव हस्तक्षेप चल रहा है भाई साहब। यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करने लगे हैं आजकल। ठीक है। या मतलब इस तरह की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ऊष्मा आ रही है, जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही है, कुछ रह जा रही है, तो उसकी वजह से क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि गड़बड़ है। ठीक है। तो हमने जो ये बात कही है कि संतुलन बनाइए तब जब मानव हस्तक्षेप ना हो, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। वर्तमान में जिस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, एक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में क्या हो रही है, GHG ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे न केवल पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब देखिए पर्यावरण का दोहन हो रहा है, पेड़ पौधे आप काट रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऊष्मा बजट में क्या हो रहा है, विसंगति हो रही है। मतलब
हम कह रहे हैं ना ऊष्मा आ रही है वापस चली जा रही है, ये गड़बड़ हो गई बात अब। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ क्या हो रहा है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। अब देखिए हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण की। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो अधिकतम अंश है वो कैसा आ रहा है? लघु तरंग दैर्घ्य यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आ रहा है। यानी कि हमने फिर से वही वाली बात करी कि सूर्य से जो ऊष्मा या तरंगे जो है पृथ्वी की तरफ आ रही है वो क्या होती है? उसकी जो तरंग दैर्घ्य है यानी कि वेवलेंथ वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। देखिए मैं एक शॉर्ट में आपको एक तरंग बना के दिखाऊँगा, ठीक है? आप बताइएगा किस तरंग दैर्घ्य। गाइस तरंगे बनती हैं कुछ इस तरह से, राइट? एक मैंने ये बना दी, एक और बनाते हैं। तो इसमें 2 शंख और मतलब देखिए एक शंख कह रही हूँ, ये वाला एक पोर्शन ले लो, ये उठा-उठा जो पोर्शन है, ठीक है? ये वाला और ये वाला। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है? यहाँ पे भी देख लेते हैं उठा-उठा जो है नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ एक ही बात, ठीक है? तो वो ऊपर की तरफ एक हमने यहाँ पे देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है? 2 शीर्ष मान लो के बीच की। तो गाइस यहाँ पे आप वेवलेंथ देख रहे हो ना, यहाँ पे है लॉन्ग सी। एक मिनट गाइस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि वेवलेंथ, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी-सी बड़ी वेवलेंथ दिख रही है ऊपर वाले में, नीचे वाले में थोड़ी-सी छोटी। तो छोटी वाली को बोल दीजिए शॉर्ट, बड़ी वाली को बोल दीजिए लॉन्ग, ठीक है? तो एक और चीज़ यहीं पे बात करें जब हम वेवलेंथ की बात कर ले रहे हैं, तो यहीं पे आवृत्ति की भी बात होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात होती है। अब जो ऊपर लॉन्ग वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ जिसमें ज़्यादा है, लैम्ब्डा से लिखते हैं वेवलेंथ, ठीक है? और आवृत्ति को ऐसे लिख दो। तो ऊपर वाले में देखिए आपकी लॉन्ग वेवलेंथ है यानी कि वेवलेंथ से ज़्यादा है। आवृत्ति यानी कि देखिए एक साइकिल कैसी होती है? ऐसी, ठीक है? ये एक साइकिल है। तो यहाँ पे आवृत्ति गिनो कितनी साइकिल बन रही है? 1, 2, 3 और मान लेते हैं 4, 4 बन रही है। ठीक है? मतलब आवृत्ति कितनी हुई? 4 हुई, ठीक है? अब इस वाले में देखिए नीचे वाले की जो वेवलेंथ है वो है शॉर्ट, ठीक है? आवृत्ति गिनिए ज़रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है 8 हो गए। मतलब गाइस आपने देखा जब वेवलेंथ ज़्यादा थी आवृत्ति क्या हो गई आपकी कम, वेवलेंथ कम हुई तो आवृत्ति आपकी ज़्यादा हो गई। इस तरह से इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो मैंने समझा दिया। तो यानी ये कह रहा है कि जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रही है ऊर्जा या किरणें, उसकी क्या है वेवलेंथ कैसी है? शॉर्ट है, शॉर्ट है। शॉर्ट है का मतलब हो गया इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, ठीक है? यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है? यानी कि खतरनाक है एक तरीके से देखा जाए। सूर्य से आ रही है उसकी आवृत्ति आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होती है ना वो खतरनाक हुई, ठीक है? ऐसा खतरनाक मतलब अभी बात करते हैं, ठीक है? मतलब समझिए कि ज़्यादा खतरनाक कौन-सी हो गई? आवृत्ति ज़्यादा वाली जिसकी वेवलेंथ कम है। यानी सूर्य से जो आ रही है वो ज़्यादा खतरनाक हो गई, पृथ्वी से जो टकरा के जा रही है वो थोड़ी कम खतरनाक होगी, है ना? तो खतरनाक मतलब कह लीजिए इन द सेंस कि आपको वो ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है या ठीक है, वैसे तो हमारे पास ओज़ोन लेयर होती है, बचा लेती है हमें। लेकिन हाँ, तो देखिए यही कह रहा है ये। क्या कह रहा है? लघु जो आ रही है वो है लघु तरंग यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाली। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को हम बोलते हैं आगमी सौर विकिरण या सूर्या ठीक है? सूर्य से आ रही है, आगमी हो गई या सूर्य से आने वाली तो सूर्यातप। अच्छा सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ से निकली? उसके आंतरिक भाग से, जहाँ पर क्या है अत्यधिक दबाव, उच्च तापमान के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण क्या ऊष्मा का जलन होता है। यानी सूर्य के भीतरी भाग में क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा पैदा हो रही है, ऐसा समझिए। अब सूर्य की बाह्य सतह जो बाहर की सतह है, यानी उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है? तो उससे निकलने वाली ऊर्जा जो है ना छोटे-छोटे पैकेट के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है? यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकली है वो छोटे-छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है और इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? हम इन पैकेट को बोलते हैं फोटॉन, राइट? इसका प्रवाह क्या है? कैसे होता है गाइस ये अब जैसे सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो अब ऐसे ही तो नहीं आएगी, उसको हम किसी रूप में आती है। उस रूप को आप क्या बोलते हो ना? उस रूप को बोलते हैं उस वेव या उस तरंग को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेटिक यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय वेव यानी तरंगे, ठीक है? तो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये ऊर्जा आपकी पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा साइंस अगर आपको नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, जितना मैं समझा रही हूँ उतना समझिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा पृथ्वी की आकृति क्या होती है? भू-आभ है, जिओइड है, मतलब गोल तो नहीं है, कुछ ऐसे करके, ठीक है?
जिससे सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर कैसे पड़ती है? सीधी ना पड़ के तिरछी, जिसके कारण पृथ्वी जो है सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। यानी इस तरह अगर पृथ्वी सूर्य की जो किरणें हैं ना पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती सीधी, तो आपको सूर्य की जो ऊर्जा है उसका बहुत ज़्यादा भाग मिल जाता, अंश मिलता। लेकिन वो सीधी ना पड़ के कैसे पड़ी है? तिरछी पड़ रही हैं। तो भैया तो थोड़ा मतलब बहुत इसमें का बहुत ही कम अंश आपको मिल पा रहा है सौर ऊर्जा का, ठीक है? बस इतनी इतनी बात जितनी बात कही है उतनी समझिए और बाकी को स्किप छोड़ दो, ठीक है? इतना ही पूछा जाता है। हाँ, अब इसमें लिखा है कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। अब ये कहानी की जरूरत नहीं है, ठीक है? छोड़ो इसको। मतलब ये कह रहे हैं इतनी ऊर्जा ये प्राप्त करती है, कोई जरूरत नहीं है डेटा याद करने की। इसको जो है सौर स्थिरांक की संज्ञा दी गई है। इसको लैंजली से व्यक्त किया जाता है, ठीक है? इसको हम स्किप कर देते हैं एक बार को। लैंजली एक क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई है और यह सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, इसे ऊष्मा का घनत्व भी कह रहे हैं, ठीक है? छोड़िए। मतलब ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 1.94 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट आ रही है, ठीक है? हमने लैंजली बोल दिया, सौर स्थिरांक की संज्ञा दी गई है, इसे लैंजली बोल दिया। आगे इसको पढ़ने की इतनी खास जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ लिखा है सूर्यातप का वितरण, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसोलेशन, राइट? सूर्यतप मतलब जो वो सूर्य से जो पृथ्वी की तरफ ऊर्जा आ रही है वो सूर्यतप का वितरण, क्या किस तरह से वितरण हो रहा है पृथ्वी पे, मतलब किस तरह से आ रही है, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, राइट? अब देखिए पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल या क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा है उसको आप बोलते हैं सूर्यतप। यानी पृथ्वी के पर्टिकुलर क्षेत्र पे जो ऊर्जा आ गई और आपको प्राप्त हो गई वो सूर्यतप। सूर्यतप के वितरण में मंडलीय वितरण के साथ साथ स्थानीय कालिक वितरण में भी विषमता पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे क्या कहानी है? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहां जरूरी है जिसको रटने की जरूरत है वो बताऊंगी, ये अजीब अजीब बातें अभी छोड़ते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यतप की मात्रा में क्या होता है? सूर्य जो सौर ऊर्जा है उसकी मात्रा में क्या होती है? कमी आती है। इसके अलावा क्या है? अपसौर चलिए इतनी बात समझते हैं, इस लाइन को समझना जरूरी है हमारा। तो जैसे इसने कहा कि जब आप ये पृथ्वी है, राइट? पृथ्वी पे ये होता है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है? 0 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री, यानी कि होते हैं ध्रुव। यानी इसने कहा जो सूर्य की ऊर्जा है जब आपकी ऐसे 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 करके इस तरफ जाती है, तो जो सौर ऊर्जा है या सौर्यतप है उसकी मात्रा में क्या हो रही है? कमी आ रही है। मतलब यहाँ आपको ज्यादा मिल रही है और एज कम्पेयर टू ध्रुव, मतलब ध्रुवों पे कम मिल रही है, आपको भूमध्य रेखा पे ज्यादा मिल रही है। चलो फिर बात करते हैं। यहाँ लिखा है, एक लिखा है अपसौर, एक लिखा है उपसौर। अपसौर कब होता है गाइस? ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है? उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। नॉर्मली अगर भारत में हम लेके चले तो 4 जुलाई गर्मी वाला टाइम होता है और 3 जुलाई ठंड वाला टाइम होता है। यानी कि ऐसा मान के चलो, अपने भारत को कंसिडर करके 4 जुलाई चलो, तो आप कहोगे यार सूर्य जो है ना हमारे भारत के ऊपर कहीं होगा, ठीक है? और 3 जनवरी में थोड़ा सा ठंडा हो तो भारत से ऊपर या नीचे कहीं दूर होगा, ठीक है? ऐसा मान के चलो। तो इसमें क्या लिखा है कि अपसौर और उपसौर, ठीक है? तो अपसौर यानी कि 4 जुलाई और 3 जनवरी की स्थिति में भी क्या सूर्य-तप की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑब्वियसली ये 4 जुलाई हम नॉर्मली देखते हैं बहुत गर्म होते हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी शायद भारत पे। और यहाँ 3 जनवरी उपसौर के टाइम में क्या होता है, कहीं टेढ़ी पड़ रही होंगी, सीधी तो नहीं पड़ रही थी। सपोज यहाँ भारत है, एक हो सकता है सूर्य की किरणें बिल्कुल भारत पे ऐसे पड़ी हो, एक हो सकता है सूर्य आपका इधर हो और इस तरह से भारत पे पड़ी। तो जब इस तरह से पड़ी है तो ठंड ठंड यानी 3 जनवरी वाला हिसाब किताब हो सकता है, और जब बिल्कुल ही सीधी पड़ी है तो ये 4 जुलाई वाला हिसाब किताब हो सकता है, ऐसा, ठीक है? आगे बढ़ते अब इसने कहा सूर्यतप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम, प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। ऑब्वियसली दिन के टाइम आपको सूर्यतप अलग टाइप का दिखेगा, रात में अलग, हर मौसम में चेंज होता है, ठंड में, गर्मी में, प्रति वर्ष चेंज होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब आप देखिए पहले के आज से 10 साल पहले चले जाए तो दिसंबर में क्या होता था? बहुत ठंड होती थी। आज आप शॉर्ट्स पहने घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये साल प्रति साल, हर साल मतलब सालों में भी परिवर्तन। इसमें लगा है ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्यताप अधिक और शीत ऋतु में कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। चलिए सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। देखिए सूर्य का ताप, सूर्य ताप या सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसका वितरण अगर हम पूरी पृथ्वी पे देखें तो अलग अलग होगा, ठीक है? कारण देखिए पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना,
एक तो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे क्या हो रही है लगातार घूम रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, सूर्य की किरणों का नति कोण और झुकाव, यानी जो सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ के थोड़ी सी झुकी हुई हैं। फिर है दिन की अवधि कितनी है। देखिए, कहीं कहीं दिन, अब जैसे मैं भारत की बात करूं तो यहाँ तो चलो हम मान लेते हैं कि 12-12 घंटे का हो गया, लेकिन जो ध्रुवों पे कहीं 6-6 महीने दिन हो रहा है भाई, 6-6 महीने रात भी हो रही है, यानी कि हर जगह एक जैसा नहीं है। वायुमंडल की क्या है, पारदर्शिता, पारगम्यता, ठीक है। मतलब वायुमंडल कितना पारदर्शी है, ये भी देख लीजिए। इसमें कितनी गैसेस हैं, क्या पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें। गैसेस पॉल्यूशन कम होगा मान लो, तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा शायद आपको। गैसेस पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो कम गर्म लगेगा। अब इसे स्थल विन्यास की बात कर ली, ठीक है। अलग-अलग जगह, मतलब कहीं पहाड़, मैदान, ऐसे अलग-अलग जगह है तो भैया पहाड़ पे आप चले जाओ, चिलचिलाती हुई धूप में चले जाओ, बहुत तेज धूप की किरणें ऐसी लगती है ना जैसे चुभ रही हैं। अब लगा पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, कम गर्म होगी। पृथ्वी पास में है सूर्य से तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा गर्म होगी। सौर कलंकों की संख्या देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी, इस डायग्राम को अभी स्किप करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी पहुंच जाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो स्किप कर रहे हैं अभी फिलहाल। ऐसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अब जो हमने पढ़ा अभी, मतलब पॉइंट्स देखिए ये वाले, ठीक है। इसके बारे में कहानी सुना रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी का अक्ष अक्ष जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमण की समतल कक्षा से इतने 66.5 का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करता है। चलो, कहीं दिखा है बना हुआ नहीं। यानी इसने कहा कि जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी का अक्ष कुछ इस तरह से, तो ये कितने का कोण बना रहा है, 66.5 का कोण बना रहा है। इस वजह से आपको पृथ्वी पे हर जगह एक तरह का सूर्य का ताप नहीं मिलेगा, ठीक है, या सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब लगा पृथ्वी की किरणों का नतिकोण या झुकाव की बात है। पृथ्वी सूर्य की किरणों का झुकाव नतिकोण, राइट। अब देखिए सूर्य तक, सूर्या की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण ये है नतिकोण। देखिए, यहाँ पे लिखा है ये किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। ये किसी अक्षांश क्या होता है, आप देखिएगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ऐसे ऐसे करके लाइनें खिंची हुई है, बहुत ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। 0 से 90, 0 से 90, ठीक है। तो ये जो लाइनें ना उसको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, राइट। तो इसने कहा कि यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऊपर है तो कुछ और, बीच में है तो 0 डिग्री के आसपास है तो कुछ और, 90 डिग्री के आसपास है कुछ और, 66 के आसपास है तो कुछ और। अक्षांश जितना ऊंचा होगा, यानी कि जब ध्रुवों की अक्षांश जितना ऊंचा होगा, यानी कि ये ध्रुव होता है, अगर यहाँ कहीं होगा, ठीक है, किरणों का नतिकोण उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य यहाँ है तो यहाँ तक जाने में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तिरछी, तो जब किरणें तिरछी पड़ती है ना तो वो इतनी गर्म आपको महसूस नहीं होगी। अब इसमें लिखा है तिरछी किरणों से पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब उतना गर्म नहीं होगा, इसका मतलब इतनी ऊर्जा नहीं मिल रही होगी, तो इसलिए ठंडा है, ठीक है। क्योंकि किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से होकर गुजरना पड़ता है। अभी आप डायरेक्ट जैसे इसके चारों तरफ वायुमंडल, राइट, तो इसने कहा अगर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाएंगे तो ये कम वायुमंडल से होकर गुजरेगा। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इसके अपेक्षा ज्यादा वायुमंडल से गुजर रहा है। साथ ही किरणें जो है ना अधिक क्षेत्रफल पर क्या होती हैं, विस्तारित होती है। अब देखिए, इसके कारण क्या होता है, अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण द्वारा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है। आप डायरेक्ट अगर सूर्य की ऊर्जा आ रही है, चलो ठीक है, आ गई। अ, अब क्या होता है कि अगर ज्यादा दूरी तय करके आ रही है तो यहाँ पे अवशोषण ज्यादा होगा, किरणें कहीं अवशोषित होंगी किसी चीज, बिखरेंगी, उसका विसरण होगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा गाइस, लॉस होगा, ठीक है। अब जब लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा, क्योंकि किरणें कम मिलेंगी तो ठंडा ही होगा। तो मतलब ये भूमध्य रेखा यहाँ ध्रुवों के आसपास की बात कर रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो गर्म ज्यादा होगा, तिरछा पड़ेगा तो गर्म ठंडा, मतलब ठंडा ज्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यता और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ऑब्वियसली हमने देख लिया, कहानी सारी हमने देख ली। गाइस देखिए, अगर आप लोग को समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पीछे करिए और फिर समझिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है दिन की अवधि की बात कर लेते हैं। देखिए, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तब उतना ही अधिक होगा। मतलब अगर मान लो दिन आपका पूरा 10 घंटे का है,
एक जगह 10 घंटे का, एक जगह 5 घंटे का है, तो आप फ़र्क समझ सकते हैं। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। आप देखिए गर्मी के टाइम में आप देखेंगे भैया 7 बजे ही दिन हो गया और रात के शाम के 7 बजे खत्म हो रहा है दिन। अब ठंड में आप देख रहे हैं भाई आप कह रहे हैं दिन होने में भी बहुत टाइम लग गया, हम मान लेते हैं 8 बज गए, ठीक है? 8 बजे 8 नहीं तो 7 ही होता है, ठीक है? हम अपने ही घर के आस-पास का मानते हैं। और लेकिन हाँ भैया रात जो है आपकी ऑलमोस्ट 5:30 बजे अंधेरा होने लगता है, ठीक है? तो इन्हें टाइम कम हो गया सर्दियों में। तो प्राप्ति जहाँ सूर्य तप की प्राप्ति कब ज़्यादा हो रही है? गर्मी में, ना कि ठंड में। ठीक है, इसमें लिखा है स्मरणीय है कि यह एक क्या है आदर्श स्थिति का द्योतक है, मतलब ये एक आइडियल स्थिति हम बता रहे हैं। जबकि किरणों के तिरछेपन और दिन की अवधि के प्रभाव जो है सापेक्ष हुआ करते हैं, ठीक है फिर। अब इसमें वायुमंडल की पारदर्शिता की बात करें, लघु तरंग दैर्घ्य यानी कि जो सूर्य से आ रही है वो हमारी क्या है शॉर्ट वेवलेंथ है। लघु तरंग दैर्घ्य वाली जो सौर विकिरण है उसके लिए वायुमंडल अधिक कैसा है पारदर्शी होता है। यानी इसने कहा जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो किरणें हैं उसके लिए वायुमंडल ऑलमोस्ट कैसा होता है पारदर्शी होता है, मतलब उसके रास्ते में ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता ऐसा समझिए। वायुमंडलीय पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, बादल रहित वायुमंडलीय दशाओं से, यानी कि पृथ्वी के ऊपर बादल नहीं है, बादल हैं तो भैया सूर्य की जो किरणें आ रही है वो टकराएंगी, ठीक है? मतलब पारदर्शी का मतलब बादल कम है नहीं है, अर्थात बादल की उपस्थिति में सौरिक किरणें पृथ्वी की सतह पर अबाध रूप से नहीं पहुंचती। मतलब इसने कहा कि अगर बादल है तो डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेगी, थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आएंगी ये, जिससे धरातल को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा में कमी आएगी। अगर बादल है तो भाई कहीं न कहीं तो किरणें इधर-उधर होंगी ही होंगी। तो जितनी बिना बादलों के आती, उतनी तो बादल के साथ नहीं आएँगी, कम आएँगी, राइट? तो वहीं बादल रहित वायुमंडलीय दशाओं में जो सूर्य की किरणें हैं, वो अबाध रूप से धरातल तक आती है, तो ये क्या होती है? अधिक मिलती हैं, राइट? बस। वायुमंडल में मौजूद धूलकण हो गया, ओज़ोन, जल वाष्प, अन्य तत्व सूर्य के जो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण है उसको अवशोषित कर लेते हैं और ये क्या करते हैं सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें धूल है, ओजोन है, जलवाष्प है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये जो सूर्य की किरणें आ रही है उसको कहीं ना कहीं अवशोषित कर लेंगी, इधर उधर कर देंगी। तो जो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब देखिए जलवाष्प जो है आपका सूर्यातप को अवशोषित करके धरातल को प्राप्त होने वाली जो सूर्यातप है उसकी मात्रा को कम कर देता है। वायुमंडल में जलवाष्प होगी, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेगी। तो जो आगे की तरफ जो किरणें जाएंगी पृथ्वी तक वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब इसमें लिखा है कि प्रकाश के प्रकीर्ण द्वारा ही सूर्य उदय और अस्त होने के समय लाल दिखता है। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है? तो गाइस ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए क्या होता है ना जब प्रकाश है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आपको सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है, ठीक है? जब और कब होता है ये? ये होता है आपका दिन के समय बिल्कुल जब सूर्य उगने वाला होता है और जब शाम के समय आप देखते हैं और उस समय क्या होता है ना आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है? और जो आकाश है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उस वक़्त आपको नीला दिखाई देता है। अभी हम पढ़ लेंगे आगे। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है स्थल, स्थल ये क्या है? स्थल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है प्रकृति, यहाँ लिखा है रंग, यहाँ लिखा है ढाल की अभिमुखता। देखिए प्रकृति चिकनी सतह है, अगर मतलब हम पृथ्वी पे हैं, अलग अलग स्थल की बात करें कहीं पे, ठीक है? तो अगर सतह कैसी है? चिकनी है। ऐसा भी हो सकता है कि सतह कैसी हो, स्थल की सतह कैसी है? खुरदरी हो, ठीक है? अगर चिकनी सतह है तो यहाँ पे सूर्य, अब देखिए एक चिकनी सतह, एक खुरदरी सतह, सूर्य की किरणें आती हैं चिकनी सतह पे बहुत तेजी से परावर्तित होकर वापस चली जाती है, लेकिन जब खुरदुरी में आती है तो थोड़ी बहुत अवशोषित हो जाती है और थोड़ी बहुत वापस जाती है, ठीक है? ऐसा समझ लो। तो भाई जहां से ये वापस चली जाएगी, मान लो 100 आई, 10 आई, 10 में से 9 वापस चली गई, ठीक है? और यहाँ पे 10 आई, 10 में से कुछ यहाँ रह गई और 6 वापस चली गई, ठीक है? यानी गाइस यहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा हो रही हैं तो ये गर्म ज्यादा होगा, यहाँ पे कम रुकी, ठीक है? ये कम गर्म होगा, ठीक है? तो देखो इसने अब क्या कहा, देखो गाइस हो सकता है मेरा तरीका बहुत बच्चों वाला हो लेकिन समझने के लिए ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा चिकनी सतह है तो सूर्य का अवशोषण कम होगा, क्यों? आई और गई, तो अवशोषण कम हुआ, कम किरणें अवशोषित हुई, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं ठंडा रहा हिसाब किताब।
खुरदुरी सतह है, सूर्य का अवशोषण अधिक होगा तो यहाँ का हिसाब किताब क्या रहा? गर्म रहा। ठीक है? तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रंग की बात करें, गाढ़ा रंग है, हल्का रंग है। गाढ़े रंग में क्या होता है? आप कहते हैं ना काला कलर, काला, जब आप बहुत धूप में जाएँ तो काले कलर के कपड़े ना पहने। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अवशोषित कर रहे हैं। कहते हैं सफ़ेद पहनो, सफ़ेद। तो सफ़ेद में क्या होता है कि किरणें ज़्यादा सफ़ेद कलर में अवशोषित नहीं होती, तो कम अवशोषण हो रहा है। मतलब एक होता है सूर्य के सम्मुख ढाल हो गया, सूर्य के विमुख ढाल हो गया, यानी ऐसा मान लेते हैं। एक पहाड़ बनाते हैं। तो हमने पहाड़ बनाया, ठीक है? ये बनाया। यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ी और यहाँ पे पड़ी। अब ये मत कहना कि कैसे घूम के पड़ी, सूर्य की किरणें हर जगह पड़ी। तो ये सम्मुख ढाल हो गया, सामने वाली साइड, ये पीछे वाली साइड हो गया। तो जो सामने वाली साइड में अवशोषण ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट मिल रहा है तो, और पीछे वाली साइड में कम होगा। छोटी-सी बात, होशियार आप हैं ही। चलिए, स्थल विन्यास की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, स्थल विन्यास में सूर्य ताप को क्या करता है? सूर्यातप को क्या करता है? प्रभावित करता है। स्थल की प्रकृति, उसका रंग, ढाल, सूर्यतप को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक हैं। यह स्थल प्रारूपों की क्या है? यहाँ पे एल्बिडो, एल्बिडो से भी प्रभावित है। एल्बिडो क्या होता है गाइस? एल्बिडो, बर्फ मान लेते हैं, ठीक है? पृथ्वी है, नॉर्थ पोल पे है, साउथ पोल पे है, साउथ पोल पे आपको बर्फ मिलेगी बहुत ज़्यादा, बहुत चिकनी। तो गाइस क्या होगा ना, जितनी चिकनी बर्फ वो सूर्य के, मैंने कहा ना चिकनी सतह, सूर्य का की रोशनी आती है और वापस भग जाती है। ठीक है? यहाँ पे कम कम गर्म होगा, ठीक है? ऐसा कुछ। ये हम एल्बिडो वाला पढ़ेंगे आगे, कि मतलब इसने कहा एल्बिडो भी ये काम करता है, ठीक है? अब इसने कहा पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी देख लो चलो। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। अब भाई, अब इसने कहा पृथ्वी दूर भी जाती है क्या, पास भी जाती है? बिल्कुल जाती है। अगर ये सूर्य है, इस तरह से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है? पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी अगर यहाँ है तो आप देख पा रहे हैं सूर्य से दूर है। अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो आप देख पा रहे हैं सूर्य से पास है। बस, पास है तो ज़्यादा गर्म, दूर है तो मतलब कम गर्म, ऐसा इतना मान लें, ठीक? तो ये जो कक्षा थी जिसमें सूर्य पृथ्वी घूम रही है, उसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ठीक है? अब अगर अब क्या होता है जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन आता है, ऑब्वियसली अभी हम देख, अब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, यानी कि ये सूर्य है, तो एक बार पृथ्वी यहाँ है, एक बार पृथ्वी सबसे निकट, 3 जनवरी, मतलब बहुत ठंड होगी, ठीक है? किलोमीटर भी बताया भाई, कितने किलोमीटर? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है, मतलब इस किलोमीटर की खास हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं उपसौर बोलते हैं, जब मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के बहुत पास है, सबसे पास, तो हम उसे बोलते हैं उपसौर, ठीक है? और दूर होती है, दूर वाले को बोलते हैं अपसौर, ठीक है? अगर सामान्य स्थिति की तुलना में क्या पृथ्वी इस समय अधिक सूर्यताप प्राप्त करती है, यानी बहुत गर्म है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है जैसे स्थल और समुद्र वितरण में विविधता, ठीक है? इसने कहा सूर्यताप बहुत ज्यादा अधिक प्राप्त कर रही है, एक बात। दूसरी बात देखते हैं क्या लिखा है इसके आगे, किंतु अन्य कारकों जैसे स्थल समुद्र समुद्र वितरण में विविधता, वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ये प्रभाव कम हो जाता है। मतलब कहो कि भैया पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ गई तो पृथ्वी जल बुन के राख हो जाएगी, नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्यों? बाकी भी चीजें जो इस पे काम कर रही होती है, जो उसे संतुलन बनाए रखने में थोड़ा सा हेल्प करती है। चलिए, अब दूसरा होता है ये वाली दूर वाली, सबसे दूर वाली स्थिति। दूर वाली स्थिति आ रही है 4 जुलाई को। ना, ना, ना। सबसे, हाँ, तो सबसे दूर वाली स्थिति को हम, ये आ रही है 4 जुलाई को, इसको हम बोलते हैं अप्स, और वही जो मैंने अभी आपको समझाया। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और ये वाली कितनी थी गई? 14 करोड़। ज़्यादा कुछ अंतर है, यानी 50 लाख का है। ठीक है, ये हो गया। तो इस समय पृथ्वी क्या होता है, इसमें सूर्यताप कम मिलेगा क्योंकि ये भैया दूर है पृथ्वी, जो है सूर्य से। अब सौर कलंक की संख्या, सौर कलंक क्या होता है भाई? अगर सूर्य को देखेंगे तो आपको कहीं-कहीं काले-काले धब्बे-धब्बे से दिखाई देते हैं, ठीक है? वो है सौर कलंक। तो सौर कलंक के बनने से क्या है, पृथ्वी में सौरताप की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब ये काले धब्बे पता है कैसे दिखते हैं? यहाँ से ना क्या होता है गाइस, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है, वो कहीं यहाँ से
उड़ के इधर चली जाती है, मान लो बाहर निकल गई, बाहर निकल के वो पृथ्वी तक की तरफ जा रही है। तो जितने ज़्यादा सौरकलंग उतनी ही ऊर्जा आपकी पृथ्वी की तरफ जा रही है। अगर पृथ्वी की तरफ जाए तो मतलब उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये कह रही है। ठीक है, वे अपने पीछे क्या है काले-काले धब्बे से छोड़ जाते हैं। हालाँकि इसकी पूरी कहानी है। बस इतना समझिए कि यहाँ से ऊर्जा निकल के आपकी बाहर निकल रही है और वहाँ काला-काला धब्बा सा रह जा रहा है। अब ये कहानी है पूरी, अब उसको मैं यहाँ समझाने वाली नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, तो जो ऊर्जा निकल के जा रही है वो पृथ्वी को ज़्यादा ही मिलेगी, तो ज़्यादा मिलेगी यानी कि वृद्धि होगी। अच्छा, वस्तुतः सौर सामान्य स्थिति की जगह चक्रीय क्रम से बनते हैं, ठीक है। अब सौर कलन के सौर स्थिरांक यानी कि सोलर कांस्टेंट में लगभग 3% तक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कोई नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का तापन और शीतलन, वायुमंडल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए, पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त लघु तरंग क्या बोलते हैं विकिरण, यानी सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पे आ रही है वो कैसी है, लो वेवलेंथ वाली लघु तरंग वाली होती है, ठीक है, को दीर्घ तरंग वितरण के रूप में निष्कासित करती है। यानी कि जो आ रही है पृथ्वी की तरफ सूर्य से वो होती है लो वेवलेंथ लघु तरंग वाली, लघु तरंग विकिरण, और जो वापस यहाँ से जाएगी निष्कासित होगी वो होती है आपकी दीर्घ तरंग विकिरण, राइट। चलिए, पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों के अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में विकिरण, संचालन, संवहन, अभिवहन का प्रमुख योगदान है। यानी कि भाई जो सूर्य की किरणें आई हैं अब ये वापस भी जाएंगी, ठीक है, तो अवशोषण में और जब ये वापस जा रही है तो यहाँ पे किस किस का योगदान है, तो विकिरण का है, संचालन का है, संवहन का है, अभिवहन, ये सारी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। इन्हीं के माध्यम से वायुमंडलीय तापन और शीतलन, वायुमंडलीय तापन यानी कि वायुमंडल गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन। इसमें लिखा है कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, एडवेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी क्या है आगे। यहाँ से रेडिएशन आ रही है फिर ये वापस जा रही है, ठीक है, यही कहानी हमें देखनी है क्या है। देखिए अब ये है ना चार चीज, चालन, संवहन, ये विकिरण, अभिवहन। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये कहानी। चालन, ओके, ये बहुत होता है यार। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व। चालन की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं। यानी चालन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, ऊष्मा का संतुलन अणुओं द्वारा संपर्क विधि के से होता है, अर्थात अधिक तापमान वाली सतह पर जब वायुमंडल की कम तापमान वाली परत स्थापित होती है तो ऊष्मा का सतह से वायुमंडल की ओर निष्कासन होता है। ठीक है, क्या बोला इसने, फिर से पढ़ते हैं। तो इसने यहाँ बोला गाइस, चालन के टाइम पे क्या होता है, चालन के टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, अधिक तापमान वाली सतह, यानी इसने कहा जो पृथ्वी की सतह है उसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, जब इस सतह पर वायुमंडल की कम तापमान वाली परत, यानी कि ये वायुमंडल है, वायुमंडल की परत है, उसका टेम्परेचर है कम, तो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह से कम टेम्परेचर वाली जगह पे जाने लगती है, तो इसी को हम चालन बोलते हैं। ठीक है, बस ऊर्जा जो है ज्यादा से कम की तरफ जाती है। जब ये दोनों चिपकेंगे, एक ठंडा बर्तन लो आप, लोहे की ठंडी रॉड लो, वहीं पे एक गर्म रॉड लगा दो, तो ऊर्जा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, इसे हम चालन बोल रहे हैं, बस इतना समझिए। यह प्रक्रिया तब चलती है जब दोनों में तापीय संतुलन ना स्थापित हो जाए। कब तक होगी भाई, ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब तक ये कहानी चलती रहेगी कि ज्यादा से कम की तरफ चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालन विधि से ऊष्मा का आदान प्रदान प्राय वायुमंडल की निचली परतों में देखने को मिलता है। मतलब ये पृथ्वी के नीचे वाला जो सटा वाला वायुमंडल होता है वहां पे ये कहानी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वायुमंडल तो बहुत ऊपर तक होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है, तो जो सबसे नीचे शोभमंडल वाली लेयर होती है उसके भी नीचे आप जब पृथ्वी से टच में जो होता है वायुमंडल, ठीक है, वहां पे ये कहानी आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ती है, अब संवहन की बात कर लेते हैं। कन्वेक्शन, सतह पर अधिक तापमान के प्रभाव से वायु का प्रसरण होता है, ठीक है, जिससे वायु के घनत्व में क्या होता है, कमी आती है, और हल्की वायु होने के कारण वायु आरोहण होता है, मतलब वायु ऊपर जाती है, आरोहित वायु को वायु के साथ सतह की तापमान का भी वायुमंडल में क्या होता है, आरोहण होता है। मतलब कहानी कुछ है, संवहन में क्या हो रहा है, अभी तक तो ये चिपके हुए थे तो गर्म से ठंडे तक जाता, अब यहाँ पे क्या होगा इस, सपोज कि ये वायुमंडल, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, ठीक है, हवाएं हैं, ठीक है, पृथ्वी गर्म है भाई, तो ये क्या करेगी ना, जो
अब यहाँ पे देखिए वायु के घनत्व में देखिए उम, पास वाली वायु क्या होती है, पृथ्वी की सतह की वजह से गर्म हो गई सपोज़, ठीक है? जब ये गर्म होगी तो गर्म वायु का घनत्व कैसा होता है, कम होता है, वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। तो अब इसकी जगह कौन-सी वायु ले लेगी, ठंडी वायु, भारी होती है, नीचे आ जाएगी, उसकी जगह तो कोई ना कोई तो लेगा, ऐसा तो है नहीं खाली हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि मतलब जो पृथ्वी की सतह से टच में वायु होती है वो गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है, मतलब घनत्व कम हो जाता है, हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है। उसकी जगह दूसरी वायु आ जाती है। फिर जब दूसरी वायु के साथ भी यही कहानी होगी, ठीक है? फिर वो भी गर्म होगी, ऊपर चली जाएगी। ये कब तक होगा जब बराबर ना हो जाए टेम्परेचर जब तक, ठीक है? भई ये बस आरोहण का मतलब कि वही ऊपर चली जाती है, टेम्परेचर भी ऊपर चला जाता है। वहीं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए वही इसने कहा कि जो ठंडी वायु वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है आरोहित ठंडी, वायु की धीरे-धीरे गर्म होने और फैलने से घनत्व में कमी के कारण पुनः वायु का आरोहण तो मतलब वही कहानी आपकी कहती चलेगी, ऐसे करके चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। गर्म वायु ऊपर चली जाएगी, ठंडी नीचे आएगी, फिर वो गर्म होके ऊपर चली जाएगी, ऐसे-ऐसे कहानी चलती है, चक्र बनता चल रहा है। मतलब ये कहानी चलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे इससे एक प्रकार की वायुमंडलीय संवहन धारा मतलब ऐसे ही तो हो रहा है, ऊपर जा रही है, यहाँ वाली नीचे आ जा रही है ठंडी। फिर ये गर्म होके वापस ऊपर चली जा रही है, ये वापस फिर कोई और वायु ठंडी नीचे आ जा रही है। तो यहाँ पे संवहन धारा का विकास हो रहा है, जिसका जो है वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन में योगदान है। भई ऊष्मा का संतुलन बनाना है भाई आपको, तो ऑलमोस्ट बराबर करना पड़ेगा आपको, कहीं ठंडा कहीं गर्म नहीं चलेगा। ठीक है, संतुलन हो रहा है। अब विकिरण यानी कि रेडिएशन की बात कर लेते हैं। इसने कहा बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण बोलते हैं। मतलब इसने ये बोला कि सूर्य से जो ऊर्जा मान लेते हैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो कैसे आ रही है? यहाँ पे कुछ है थोड़ी पदार्थ, नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है? तो फिर भी आ रही है। तो ये विकिरण के थ्रू ये इसमें विकिरण कहते हैं मतलब कोई माध्यम नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है? माध्यम नहीं है, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं लघु तरंगों को वायुमंडल अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाता। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पे आ रही है, यहाँ जो वायुमंडल है वो उसको अवशोषित नहीं कर पाता। कहता है भैया चले जाओ आगे, पृथ्वी तक चले जाओ। जब ये लघु तरंगे पृथ्वी से अवशोषित होकर दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है तो वायुमंडल इन दीर्घ तरंगों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है। मतलब वायुमंडल पे इतनी शक्ति नहीं है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं लघु तरंगे हैं उसको रोक पाए, नहीं रोक पाता। लेकिन जब वो पूरी पृथ्वी से टकरा के जब वापस जाने वाली होती है अब वायुमंडल पे इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है कि वो जो ये दीर्घ तरंगों वाली जो ऊष्मा मतलब किरणें हैं उसको रोक ले। ठीक है, अब ये उसका अधिकांश भाग क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। इस प्रक्रिया से केवल वायुमंडल की निचली निचली जो परत है ही गर्म होती है। यानी कि वायुमंडल के आसपास सॉरी वायुमंडल की जो निचली यानी पृथ्वी के आसपास वाली परत क्या होती है? गर्म हो जाती है। मतलब जिसमें हम रह रहे हैं अभी, तो आपको क्या गरम-गरम दिखता है, लगता है। तो इसी पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल अप्रत्यक्ष तरीके से क्या हो जाता है? गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप से। मतलब इसने कहा कि जो वायुमंडल है हमारा, ये जो आपके आसपास की गर्मी है वो डायरेक्ट सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होता है, ठीक है? जब वापस जाने वाली होती है वायुमंडल इसको रोक के रख लेता है। इस वजह से हमें गरम-गरम फ़ील हो जाता है। अब हम बात करेंगे अभिवहन की। देखिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, ठीक है? देखिए, लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन अधिक महत्वपूर्ण है। एक होता है वायु लंबवत जा रही है, लंबवत, ठीक है? एक जा रही है क्षैतिज जा रही है, ठीक है? तो इसने कहा जो लंबवत संचलन है वायु का, ठीक है? उसकी अपेक्षा क्षैतिज संचलन क्या होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं अभिवहन का कारण होती है। मतलब इसने कहा जो मध्य अक्षांश है पृथ्वी पर जो ये आपकी पृथ्वी है सपोज, ये आपका 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री के बीच वाले अक्षांश जो ये वाले इसने कहा ये बीच वाले जो अक्षांश आएंगे वहां पे दैनिक मौसम में जो है आने वाली जो क्या है भिन्नताएं हैं मौसम में भिन्नता जो आ रही है वो अभिवहन के कारण होती है, ठीक है। अरे भारत में गर्मियों में चलने वाली लू इसी का उदाहरण है, इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे लू के बारे में। इसमें क्या है ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हो रहा है। यानी ऊष्मा कैसे जा रही है भाई, ये देखिए
वही वाली बात है, यहाँ पे 0 डिग्री सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, गर्म है, ये जगह गर्म है। तो और यहाँ पे है 90 डिग्री। ओके दोस्तों, फ़ोन आ जाता है बीच-बीच में। चलिए, तो ये जो 0 डिग्री वाली साइड है गर्म है, 90 डिग्री वाली तो यही है गर्मी, गरम जो है गरम। तो वो कहाँ से आएगा? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ठंडा हमने कहा ना, गर्म और ठंडा बराबर संतुलन बनाना है आपको। ठीक है, तो वही लिखा है। इसमें यही लिखा है, देखिए इसमें ऊष्मा सॉरी ऊष्मा का संचार कैसे होता है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी 90 डिग्री, ये ठंडा होता है, तो ये गर्म होता है, तो ऐसे जाता है। ठीक है। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बस तो यानी कि अर्थ हीट बजट। ओके, अर्थ हीट बजट। सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्य ताप पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकिरित किए गए सूर्य ताप के लेखे जोखे को आप पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। मतलब ऐसा मान लेते हैं, बजट में आप देखते हैं कुछ पैसा आता है फिर वो खर्च होता जाता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा, पृथ्वी से कुछ सूर्य की किरणें आएंगी और ये वापस चली जाएंगी ऊपर ही। ठीक है, तो ये इतने का इसका जो लेखा जोखा है, कितना आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या है, ये सारी चीजें हम ऊष्मा बजट में रखते हैं। तो ऊष्मा बजट के अनुसार क्या, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई जो कुल ऊष्मा है और निष्कासित ऊष्मा में एक प्रकार का संतुलन होता है। यानी इसने कहा 100% अगर आ रही है पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा, तो किसी ना किसी रूप में 100% वापस आ रही है। जैसे पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें ज्यादा मतलब वो क्या होता है, स्थायी बना रहता है, मतलब चेंजेस नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि 100% आई, 100 यूनिट आई और 100 यूनिट वापस चली गई। ये तो रुक जाएगी तो भाई पृथ्वी गर्म हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त जो सूर्य तप है वो क्या है आपका 100 इकाई है। मतलब अब देखिएगा अब इसने कहा कि ऊपरी सतह पर, पृथ्वी पर अभी नहीं आ रहा, वायुमंडल की ऊपरी सतह पे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ तक वायुमंडल है, तो यहाँ से क्योंकि उसके ऊपर क्या है, वैक्यूम आ जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं है, कोई गैसेस नहीं है, वायुमंडल में गैसेस होती है, राइट। तो जहाँ वायुमंडल खत्म हो रहा है उसके ऊपर तक ऐसे सूर्य की किरणें आ रही है, वो कितनी आ रही है, 100 यूनिट आ रही है। अब यहाँ तक किस तरह से पहुंच रही है पृथ्वी तक, उसकी कहानी हम देखेंगे। तो इसने कहा वायुमंडल की ऊपरी सतह तक कितनी है, 100 इकाई आ रही है, जिसका अवशोषण क्या है, लघु तरंग विकिरण और निष्कासन दीर्घ तरंग के रूप में होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि अंदर पृथ्वी तक जाएगी लघु तरंग विकिरण के रूप में जाएगी, और वापस जब जाएगी पृथ्वी से बाहर की तरफ तो ये दीर्घ तरंग विकिरण, वही एक ही बात जो हम बार बार पढ़े। वायुमंडल से गुजरते हुए क्या होता है, ऊर्जा का कुछ अंश क्या होता है, परावर्तित होता है। मतलब अभी तक वायुमंडल यहाँ पे था, ठीक है। अब जैसे ही ये वायुमंडल में एंट्री मारेगा, सूर्य की किरणें जैसे ही वायुमंडल में एंट्री मारेंगी, तो क्या होगा उनके साथ, कुछ किरणें जो हैं वो क्या होंगी, परावर्तित होंगी, यानी टकरा के कहीं इधर-उधर चली जाएँगी या बाहर चली जाएँगी वायुमंडल के। अब ये समझिए पृथ्वी है गाइस, ये अर्थ है, ठीक है। ये आपका है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। और वायुमंडल के ऊपर वाला जो एरिया है वैक्यूम है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम वायुमंडल में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो इसने कहा वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश क्या होता है, परावर्तित होता है। कुछ क्या होता है आपका प्रकीर्णित, कुछ अवशोषित हो जाता है, और शेष भाग क्या होता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यानी 100 यूनिट के 100 यूनिट पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। कहीं इधर उधर हो जाते हैं, कुछ पहुंचते हैं वो भी वापस चले जाते हैं, लेकिन सतह तक सब नहीं पहुंचते। वैसे सब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसने कहा कि 100 यूनिट मतलब जो है ऊष्मा आ रही है, ठीक है। उसमें से 35 यूनिट क्या हो रही है ना, कहीं पे बनाया भी नहीं दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। तो इसे अगर 100 यूनिट आ रही है, अब मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है, मान लेते हैं ये कहानी। और यहाँ से 100 यूनिट आ रही है, यहाँ वायुमंडल तक मान लेते हैं, ठीक है, 100 यूनिट आई। 100 वायुमंडल से अंदर हुई। और इसमें बस 35 यूनिट क्या है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। यानी कि 35 यूनिट की ये पृथ्वी तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंची, यहाँ से यहाँ वापस हो गई 35, ठीक है। 35 यूनिट गायब, यानी कि अब इसमें क्या हम करेंगे, 35 यूनिट माइनस कर दो 100 में से, कितना आएगा इस यहाँ पे 65 बचा, ठीक है। अब देख इसमें से 27 यूनिट जो है बादलों के ऊपरी छोर से, अब कुछ आई इस बादल से टकराई और यहाँ से वापस चली जाएगी, तो कितनी जा रही है, 27 जा रही है। अब इस 65 में से 27 को भी माइनस कर देते हैं, तो 5 या 7 यानी कि 8 हो गया, और 5 में से 2 गया 3, 38 यूनिट बच रही है। और इसमें से 2 यूनिट पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों जहाँ बर्फ है, पृथ्वी पे कहीं कहीं बर्फ भी होगा, पहाड़ पे बर्फ होगी, तो ऐसे आ रही है कुछ। और मतलब 38 यूनिट में से 2 यूनिट और चली गई, ठीक है, कितनी चली गई, 2 यूनिट। अब बची हमारे पास 36 यूनिट, 38 में से अब हमारे पास कितनी बची,
36 और 6 यूनिट क्या है वायुमंडल में प्रकीर्ण द्वारा जो है परावर्तित होकर लौट जाती है और 6 यूनिट वायुमंडल से ऐसे करके वापस चली गई। कितनी चली गई? 6 चली गई। अब बची 30 यूनिट, ठीक है? अब इसने कहा सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा जो वापस चली गई को पृथ्वी की क्या बोलते हैं? परावर्तिता गुणांक या एल्बिडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाई जो ये चली गई ना 70 यूनिट जो वापस चली गई वो क्या हो गई गाइस? एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो। और इसमें लिखा है प्रथम 35 यूनिट को छोड़कर शेष जो 65 थी, ये वाली जो थी 65 यूनिट अवशोषित होती है। 65 यूनिट क्या हो रही है? अवशोषित होती है। 35 यूनिट को छोड़ दो, बाकी 65 यूनिट क्या हो रही है? अवशोषित। इधर 14 यूनिट जो है वायुमंडल को और 51 इकाइयों, फिर से मिटाओ इसे, बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, अब देखिए इसने कहा 35 तो पहले ही गायब हो जा रही है, ठीक है? तो 35 और क्या 65 दो, ठीक है? अब 65 का मतलब हो गया 51 प्लस 40, यही हुआ 65, ठीक है? तो इसमें से जो 14 वाली यानी कि 14 इकाई वायुमंडल को और 51 जो इकाई है पृथ्वी के धरातल को क्या होती है? प्राप्त होती है। यानी पृथ्वी के धरातल को कितनी प्राप्त हो रही है? 51 इकाई, ठीक है? अगर पृथ्वी पर अवशोषित 51 इकाइयों में से क्या हो रही है? 34 इकाई प्रत्यक्ष रूप से जो है सूर्य से प्राप्त होती है और 17 इकाइयां क्या होते हैं? विसरित दिवा प्रकाश यानी कि आपका लिखा है डिफ्यूजन डेलाइट द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि तो इसने कहा जो 51 जो है यूनिट ये वाली 51 उसमें से 35 यूनिट जो है प्रत्यक्ष आपका सूर्य के प्रकाश से और 17 जो है आपकी कैसे आ रही है? विसरित दिवा प्रकाश है यानी कि डिफ्यूजन डेलाइट है। उसके द्वारा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा ऊष्मा बजट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वापस 100 इकाई आ रही थी, 35 इकाई का क्या होता है? परावर्तन होता है जिसमें अच्छा गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। तो गाइस फिर से एक बार ऊपर आ जाइए वापस। देखिए इसने का 100 यूनिट आ रही है, ठीक है? 100 सॉरी गाइस एक्चुअली फोन आ गया था तो थोड़ा सा माइंड इधर डाइवर्ट हो गया। चलिए 100 यूनिट में से 35 यूनिट का क्या हो रहा है? धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में ये वापस चली जा रही है। 100 यूनिट में से 35, तो 100 यूनिट में से 35 तो यहाँ तक आ रही है और वापस चली जा रही है 35 यूनिट, ठीक है? बची कितनी अभी 65, इसकी बाद में हम बात करेंगे। तो 35 में से जो 27 है, 27 यूनिट है वो क्या हो रहा है? बादल के ऊपरी छोर से जा रही है, ठीक है? तो इस 35 में से 27 कैसे अब बादलों से परावर्तित हो जाए, बादलों से टकरा रही है वापस चली जा रही है। और 2 यूनिट क्या है? पृथ्वी के जो हिमाच्छादित सतह है उससे जा रही है और 6 यूनिट वायुमंडलीय प्रकीर्णन के द्वारा चली जा रही है। इन सब तीनों को टोटल करें तो 35 यूनिट की कहानी इस वाले पैराग्राफ में करी, ठीक है? अब इसमें कहा सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा यानी कि जो 35 यूनिट जो परावर्तित हो जा रही है इसी को हम पृथ्वी का क्या बोल रहे हैं? एल्बिडो बोल रहे हैं, ठीक है? अब देखिए 35 का कहानी होगी, अब हम 65 की बात करते हैं। 65 को इसने दो भागों में बांट दिया, एक 14 इकाई, एक इसने बताया 51 इकाई, ठीक है? तो इसने कहा जो 14 इकाई है वो वायुमंडल को और 51 इकाई पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होती है। यानी 14 इकाई वायुमंडल को प्राप्त हो रही है 65 में से और जो 51 है वो जो पृथ्वी के धरातल पर आ रही है। यानी कि एक तो आपकी 35 तो ऐसी ही चली गई, ठीक है? और 14 जो है आपकी वायुमंडल से चली गई, ठीक है? नहीं हाँ, ये 14 जो है वायुमंडल से चली है। अब बची हुई जो क्या बोलते हैं 51 है वो पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है? वो 51 पृथ्वी पर आ रही है, 51 पृथ्वी पर आ रही है। अब इस 51 को भी दो भागों में आपने वो कर दिया, एक 17 एक 34, यानी 17 प्लस 34 51 होता है। तो 17 इकाई का सीधे क्या होता है? अंतरिक्ष में निष्कासन हो जाता है। तो ये 51 आ रही है, 50 में से 17 सीधे बाहर निकल गई, 17 सीधे बाहर निकल गई। और जो बची हुई 34 है इसका क्या हो रहा है? देखिए 34 इकाई का क्या है? वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो रहा है। यानी अब हम बात करें कि जो बची हुई 34 है जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी ने जिसको अवशोषित कर रखा है, ठीक है? जो पृथ्वी ने जिसको अवशोषित कर रखा है अभी कितनी थी? 51, ओके। कितने को अवशोषित किया था? 51 को किया था। 51 में से 17 तो सीधे अंतरिक्ष में चली गई। अब बची हुई जो 34 है उसकी बात करेंगे। 34 में क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? वायुमंडल द्वारा जो इसके अवशोषण हो रहा है, वायुमंडल अवशोषित करे, यानी कि 6 इकाई जो है विकिरण द्वारा, 9 इकाई संवहन द्वारा और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित हो रही है किसमें? वायुमंडल में। तो गाइस विकिरण संवहन ये आप जानते हैं, ठीक है? अब वायुमंडल
अवशोषित कर रहा है, ठीक है। इसमें पृथ्वी द्वारा अवशोषित 15 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट रही है। मतलब पृथ्वी से तो बाहर निकल रही हैं, वायुमंडल उसको अवशोषित कर ले रहा है, वो अलग बात। ठीक है। मतलब देखिए, उसमें से 17 तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली गई, 34 वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो रही है, वही चीज़ लिखिए। 6 इकाई विकिरण, 9 इकाई संवहन तथा ऊष्मा विक्षोभ के जरिए, और यहाँ पे है 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित हो रही है वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल द्वारा 48 इकाई। तो अभी हमारे पास क्या है? वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। चलो, अब देखिए 48 इकाई कैसे हो गए भाई? एक तो वायुमंडल कितने को अवशोषित कर रहा है, देखते हैं, बात करते हैं। तो वायुमंडल एक तो कर रहा है, इसे कर रहा है 34। तो 48 में से जब आप 34 यानी कि 14 कहाँ है वायुमंडल द्वारा? यहाँ अवशोषित हो रही है। यानी कि यहाँ पे 14 वायुमंडल अवशोषित कर रहा है। 51 में से हमने पूरी कहानी देखी, जिसमें 34 जो है वापस वायुमंडल अवशोषित कर रहा है, 17 तो अंतरिक्ष में चली जा रही है। तो यानी इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो कितनी वायुमंडल अवशोषित कर रहा है? देखो, वायुमंडल द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी होगी? 48 इकाई का अवशोषण होता है वायुमंडल के द्वारा। इसमें से 14 इकाई सूर्यताप और 34 इकाई पार्थिव विकिरण की होती है। वही हमने जो यहाँ से बात करी, 14 और 34 वाली। ठीक, वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटाता है। अब भैया वायुमंडल इतना सारा ऊष्मा नहीं रख सकता, 48 यूनिट ऊष्मा 100 में से नहीं रख सकता भाई, इसको भी ये वापस भेज देता है। ठीक है, वायुमंडल इसको भी वापस करता है, नहीं तो भाई इतनी गर्मी हो जाएगी पृथ्वी पर, रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे फोन बहुत आ रहे हैं भाई साहब। तो बस यही रीजन है ना, एक तो इतनी डिस्टरबेंस है लाइफ में कि पूछो मत, वीडियो बन ही नहीं पाती। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ एक नोट लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रकीर्णन परावर्तन के कारण वायुमंडल की कुछ सौर्यक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जिससे विसरित दिवा प्रकाश करते हैं। अच्छा, मतलब इसने लिखा है विसरित दिवा प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे लिखा द्वितरंग पार्थिव विकिरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है पृथ्वी के अंतरिक्ष की ओर 17, यहाँ लिखा है वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर कितनी जाती है? 48। देखिए फिर वापस आते हैं, 17 और 48 की कहानी देखिए। देखिए, अब अंतरिक्ष में तो सब जा रही हैं, वायुमंडल के पास कितनी है? 14 51 में से एक यहाँ की 14 और एक यहाँ की 34 है, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी है? 48 है। सही। और 48 वायुमंडल से अंतरिक्ष में जा रही है, और ये 17 पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही है, जा सब रही है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो पृथ्वी का वायुमंडल, तो पृथ्वी से डायरेक्ट कितनी जा रही है? 17। वायुमंडल से कितनी जा रही है? 14 प्लस 34 वायुमंडल में, राइट? ये दोनों इस तरह से जा रही है, एक पृथ्वी से जा रही है, पूरी वायुमंडल से जा रही है। तो बस यही लिखा है, 17 पृथ्वी से जा रही है अंतरिक्ष में, 48 वायुमंडल से जा रही है अंतरिक्ष में। ठीक है, अब देखिए 17 की कहानी। इथल का पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाई 17 एंड 48 है। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना हो गया आपका? 65। वही कहानी 65 वाली। देखिए 35 एंड 65 वाली जा सब रही है, ये पहले चली गई, ये बाद में जा रही है, घूम फिर के जा रही है, लेकिन जा भी ये भी रही है। ठीक है, तो यही कहानी लिखिए आगे। इधर वापस लौटने वाली इकाई उन 65 इकाइयों को संतुलित कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है, या ऊष्मा संतुलन कहलाता है। आ रही है, वापस चली जा रही है, ऊष्मा का संतुलन हो जा रहा है। वर्तमान में मानव हस्तक्षेप के कारण न केवल ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो रही है, बल्कि ऊष्मा बजट भी क्या हो रहा है? गड़बड़ा रहा है। यानी ग्रीन हाउस, अब हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, और जो ऊष्मा का बजट है, यानी कि जितनी 100 आ रही है 100 जानी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। देखिए, यहाँ लिखा है अक्षांश, यहाँ लिखा है अच्छा, इसमें पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में क्या है? ऋणात्मक संतुलन पाया जाता है। कहीं आपको क्या मिलेगा? विकिरण संतुलन बहुत ज्यादा, मतलब संतुलन में अधिशेष है, कहीं ऋणात्मक संतुलन मिलेगा। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा आपको पृथ्वी की कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां बहुत ज्यादा क्या ऊष्मा आपको जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जाएगी, पृथ्वी पर रह जाएगी, कहीं चली जाएगी। ठीक है, ऋणात्मक मिलेगा। ये चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में क्या है? अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दिखे। यानी कि इसने कहा ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पे अधिशेष देखने को मिलेगा आपको। क्या है? अधिशेष, यानी ऊर्जा। और वहीं गाइस अगर हम ध्रुवों के पास देखें तो यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 40 से ऊपर की तरफ उत्तरी या दक्षिणी, यहाँ पे कमी देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, इसमें लिखा है कि
क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा का क्या है पुनर्वितरण ध्रुवों की ओर होता है। ताप ऊर्जा कहाँ जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवों की तरफ जो है ताप ऊर्जा जाती है, ठीक है? गर्म से ठंडा। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण अधिक गर्म नहीं होता है और ना ही उच्च अक्षांश पूरी तरह जमे होते हैं। मतलब इसने कहा भैया बैलेंस बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि भैया आप कह दो कि ये जो भूमध्य रेखा के साइड वाली जगह बहुत गर्म रहे और ये जो है ऊपर वाली जगह बहुत ठंडी रहे कि जीना मुश्किल हो जाए वहाँ पे, ऐसा नहीं। संतुलन कहीं न कहीं बना रहता है, ऊष्मा आपकी इधर से उधर हो रही है, ठीक है? बैलेंस बनाए हुए है, ठीक है? अब देखिए ऊर्जा का अक्षांशीय स्थानांतरण वायु और जल प्रवाह द्वारा संभव है। यानी कि पृथ्वी पे इस साइड यानी कि भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की तरफ वायु के ज़रिए भी ऊष्मा जा रही है और जल के ज़रिए भी जा रही है। पवनें समुद्री धाराओं ऊर्जा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय और पवन और जो समुद्री धारा है ऊर्जा को क्या करती है उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्रों से ध्रुवीय और उपध्रुवीय यानी कि ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है जिससे कि क्या है संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है ये कहानी है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर गाइस अभी फिलहाल इसको मैं यहीं पे ब्रेक लगाती हूँ। ठीक है नेक्स्ट जो आगे का है तापमान से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो गाइस एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है मुझे भी इसलिए जो है ना वीडियो बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जो एक बेटा है मेरा छोटा अभी 3 इयर्स का है ठीक है तो उनकी वजह से टाइम नहीं मिलता और दूसरा नहीं ही मिलता है टाइम। बट मैंने कोशिश अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो मैं बनाती रहूँ। चलिए अब तापमान से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।